चलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहन लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो कल से हम लोगों ने शुरू कर दिया था घटना चक्र, लूसेंट और दृष्टि विहार, जो कि रेगुलर चलते रहेगा। बस आप लोग रेगुलरिटी को मेंटेन रखिएगा, है ना। और इसमें लाइन बाई लाइन जो सीरीज चल रहा है, आपको एक लाइन भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जिन जिन को इस बुक को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो भाई मन लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जितना भी आज एग्ज़ाम देख रहे हैं, चाहे वो बिहार रिलेटेड हो, बिहार बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, चाहे पुलिस विभाग से हो, चाहे बिहार एसएससी या यूपी एसएससी जेएसएससी से संबंधित जितना भी जीके से संबंधित क्वेश्चन है, जीके जीएस से लगभग लगभग प्रश्न लूसेंट और घटना चक्र से मिलते हैं, ठीक है। और जिन्हें यकीन नहीं है तो वो अपने जो सीनियर पार कर चुके हैं, जो भी अभी जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि घटना चक्र और लूसेंट का क्या योगदान रहा है उस एग्ज़ाम में और कितना उनको लाभदायक हुआ है। तो इसलिए इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम ज़्यादा किसी टीचर के नोट पे जोर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो सब बिजनेस का रूप है। वो भी जो कंटेंट मिल रहा है ना, कंटेंट आपको, वो भी कंटेंट इसी में से काट के दिया जाता है। कुछ लक्ष्मीकांत का बुक से, कुछ दृष्टि पब्लिकेशन से, कुछ घटना चक्र से, कुछ लूसेंट से। आपको हर जगह वाली चीज़, आप कोई भी क्वेश्चन खोज के लाइए, हम आपको लूसेंट और घटना चक्र में ज़रूर आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे है। बस थोड़ी सी टेक्निकली चेंज किया जाता है, माइंड को घुमाया जाता है, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं। यार सारा टॉपिक यहीं पे है तो कहाँ से आएगा प्रश्न, बताओ। जब सारा टॉपिक यहीं पे क्लियर है आपको, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सारा चीज़ यहीं पे मिल जाएगा आपको, मॉडर्न से, मेडाइवल से, एसेंट से, तो और क्या बचेगा। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो चलिए, कल तक हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 10। सब लाइन बाय लाइन इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप लोग जितने भी भाई बहन हैं, आपस में आप लोग ज़रूर मिल बांट के पढ़िए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। उससे पहले आज की नोट जो है वो देख लेंगे। कल की नोट जो था हमारे पास ये था, ठीक है। इतिहास को हमने इस तरीके से बांटा था। जो भी कल के वीडियो नहीं देखे हैं, पहला क्लास देख लीजिए, मन लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि पहला क्लास होता है। किसी भी टीचर का पहला क्लास देखकर ही दूसरा क्लास को ज्वाइन कीजिए, है ना। तो विभाजन भी बता दिए थे, उसके बाद इतिहास का अन्य नाम भी बता दिए थे कि भारत कैसे पढ़ा, आर्यभट्ट कैसे पढ़ा, जम्बूद्वीप कैसे पढ़ा। भारत के इतिहास को 3 वर्गों में बांटा हमने, प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में शिकारी आग की खोज हो गया, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, साक्ष्य आदमगढ़ से होशंगाबाद से मिल गया, और नव पाषाण काल में कृषि और पहिए, मतलब कि गाड़ी का भी आविष्कार हो गया, पहिया चलाना, है ना। आगे देखते हैं, पूरा पाषाण काल में इतने सारे जहाँ जहाँ मिला, भीमबेटका से शैलाश्रय मिला, अतिरम पंकम से रायसेना से, ये सारी चीज़ मिला, है ना। तो आज की जो टॉपिक होगा आपको यहाँ से बताने वाले हैं कि ये पहले इसलिए लिख के ला देते हैं मेरे प्यारे भाई कि जल्दीबाजी में मतलब टाइम कम मिलता है ना, और उस टाइम में कम से कम क्वेश्चन लिखा रहे तो उत्तर हम यहाँ पे लिख करके आप लोग को बता के निकल लें। क्योंकि टाइम जीवन का बहुत अनमोल टाइम चलता है, चाहे आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, जिनका भी टाइम का महत्व है, वो महत्व को समझने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनको पता होना चाहिए कि टाइम जो पार हो रहा है वो फिर वापस नहीं आने वाला है। तो हम भी इतना लगातार बैच ले रहे हैं तो हमें भी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी टाइम को बचा करके आप लोग को कम से कम घटना चक्र लाइन बाई लाइन पढ़ा दे रहे हैं, ताकि जो अलमारी पर जो रख दिए हैं खरीद के, वो अलमारी पे ही सड़ ना जाए, ढका ना रह जाए, उसको बस ओपन करा रहे हैं। तो जब मेरे क्लास हो तो आप बुक ले लीजिए, नहीं तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, पैसा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर जिनके पास बुक है तो अपना खोल के रखिए वहाँ पे, ठीक है। एक छोटा नोट बनाते रहिए, जो कि हम शॉर्ट्स नोट दे रहे हैं ना। तो आज की जो है कि मानव सर्वप्रथम अनाज के जो रूप में खोजा था, वो क्या खोजा था? चावल, गेहूँ, जौ इत्यादि क्या खोजा था? तो वो खोजा था मेरे प्यारे भाई, जौ की खोज किया था। क्या है? जौ की खोज किया था, है ना। अनाज के रूप में उपयोग किया था जौ, जौ होता है ना। अगर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य की बात करें तो ये लहुरा देव और मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। क्या है मेरे प्यारे भाई? भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य की बात करें तो लहुरा देव और मेहरगढ़ से मिलता है। नवपाषाण काल में कृषि साक्ष्य जो मिलता है
उत्तर पश्चिम के दिश क्षेत्र में ज़्यादातर वो मेहरगढ़ से प्राप्त मिलता है। कहाँ से मिलता है मेरे भाई? मेहरगढ़ से प्राप्त मिलता है ना। अगर अस्थाई जीवन का प्रमाण बताएं कि अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ मिला है आप लोगों का, ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप लोग का अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ मिला है? किनको पता है? नहीं है। तो अस्थाई जीवन का जो प्रमाण मिला है मेरे भाई, ये भी मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से ही मिला है। राजस्थान के बगौर में पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ठीक है, पशुपालन की साक्ष्य मिला है कि यहाँ पशुपालन किया जाता था, है ना। चालकोलिथिक युग की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग क्या है मेरे भाई? ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ताम्रपाषाण में ना पत्थरों और तांबा से रिलेटेड औजार बनाया जाता था, ठीक है, पत्थर और तांबा से रिलेटेड औजार बनाया जाता था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग में रखा गया, जिसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे है हस्तिनापुर में गौरिक मृदभांड मिला। गौरिक जो वाइट कलर से रंगा हुआ मृदभांड होता था, जिसको हांडी बोलते हैं हम लोग, है ना, हांडी टाइप का, ये क्या है? लाल और सफ़ेद रंग का कलय किया हुआ रहता था। जैसे एग्जाम्पल में ले लें, मान लिया जाए ये कलश है ना, इसमें जो इस प्रकार के कलय किया हुआ रहता था, इस प्रकार का जो डिजाइन किया हुआ रहता था ऐसे, है ना, तो ये वाइट कलर और रेड कलर में होता था। क्या होता था मेरे प्यारे भाई? वाइट कलर और रेड कलर में होता था। तो वही उसका कहाँ मिला? हस्तिनापुर में गौरिक मृदभांड का चर्चा मिला कि वहाँ पे खोज के बारे में। उसके बाद पता चला कि गौरिक मृदभांड है जिसमें लाल कलर और सफ़ेद कलर से कलय किया हुआ रहता है ना। अगर नर्मदा टोली की खोज की बात करें, क्या है मेरे प्यारे भाई? नर्मदा टोली की खोज की बात करें, क्या है बेटी ने? देखिए वहाँ हाँ, क्या है? अगर नर्मदा टोली की खोज की बात करें तो इनका नाम एच.डी. संकालिया था। क्या है मेरे प्यारे भाई? एच.डी. संकालिया, एच.डी. संकालिया, इन्होंने नर्मदा टोली का खोज किया, एच.डी. संकालिया ने। संगनकल्लू की बात करें तो यहाँ राख का टीला मिला। क्या मिला मेरे प्यारे भाई? राख का टीला। संगनकल्लू की बात करें तो यहाँ राख का क्या मिला? टीला मिला। भीमबेटका की बात करें तो अब्दुल्लागंज रायसेना में पड़ता है। ये कहाँ है? एमपी में पड़ता है ना, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक यहाँ शिलाश्रय मिला है। क्या है प्यारे भाई? शिलाश्रय। शिलाश्रय का मतलब समझ रहे हैं ना, शिल्पकार जो भी चित्रात्मक चीज़ें मिला है ना, ये भीमबेटका से मिला है। याद रखिएगा, भीमबेटका से काफ़ी गुफा में सर्वाधिक शिलाश्रय मिला है। गुफा टाइप था, उसमें काफ़ी चित्र का वर्णन किया गया है। कभी इस तरीक़ा से हाथी बनाया हुआ था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कलय किया हुआ रहता था, कुछ इस प्रकार से हथौड़ा, कुछ मतलब अजीब अजीब सा मतलब जो फिगर था वो बनाया हुआ था। कहाँ? भीमबेटका में। कहाँ सर्वाधिक शिलाश्रय मिला है? गुफा में, ठीक है। इसका खोज बीसी बाकनकर किए हैं। कौन किए हैं? बीसी बाकनकर, बांकंकर, कुछ भी नाम होता है, बाकंकर या बीसी बानकर। डॉक्टर विष्णुधर, इनका पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? डॉक्टर विष्णुधर, है ना, डॉक्टर विष्णुधर बांककर। ओके। और बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। क्या है प्यारे भाई? कुत्ते का कंकाल मिला है। कहाँ? बुर्ज होम से मिला है, और बुर्ज होम में ही गर्तावास मिला है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो भी अभी का टॉपिक दिए वो आपको विस्तृत तरीके से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं घटना चक्र की लाइन बाय लाइन में। क्या है? घटना चक्र इतिहास पढ़े लाइन बाय लाइन, तो अब हम चलते हैं लाइन बाय लाइन पे। जो हमने जो भी पॉइंट दिया है यहाँ पे, ठीक है, लगभग पॉइंट आपको
क्वेश्चन देखते हैं जो अभी बताया कि मानव का सर्वप्रथम अनाज के रूप में जौ मिला, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि में साक्ष्य लहुरादेव मेहरगढ़ से मिला, नवपाषाण काल में कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला, अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला, राजस्थान में बगौर में पशुपालन की खोज हुआ, चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहते हैं, हस्तिनापुर में गौरिक मृदभांड मिला, नबदा टोली का खोज एच डी शंका लिया गया, संगन कल्लू में राग का टीला मिला, भीमबेटका में शिलाश्रय मिला, अब्दुल्लागंज रायसेना में पड़ता है, इसका खोज बीसी बानकंकर ने किया, और बुर्ज होम मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला। ठीक है, अब आगे की प्रश्न देखते हैं। लगभग प्रश्न आपको इतना पढ़ने के बाद सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मेरे प्यारे भाई कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन से नदी घाटी से? तो नर्मदा नदी घाटी से। क्या है मेरे प्यारे भाई? नर्मदा नदी घाटी से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख अनाज, अभी हमने जौ बताया था, प्रमुख अनाज कौन सा? जौ। ठीक है, जौ हो गया। उसके बाद की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, हमने क्या बताया था? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से। यहाँ पे क्या बताया था? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ गया? मानव भारतीय अस्थायी निवास। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है? लहुरा देव से। कहाँ मिला है? लहुरा देव और मेहरगढ़ से मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? लहुरा देव हो जाएगा। जो पॉइंट देते हैं शुरुआत में समझिए तो क्वेश्चन उसी से प्राप्त होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो वाला स्थान है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर। कहाँ? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। क्या है मेरे प्यारे भाई? लहुरा देव है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के संत कबीर। यूपी वाले भाई कहीं भी अगर संत कबीर नगर के आसपास में है तो याद रखिएगा वहाँ लहुरा देव स्थान था। वहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल का साक्ष्य मिला है। किसका मिला है प्यारे भाई? कृषि में चावल मिला है। क्या मिला है? चावल मिला है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है मेहरगढ़ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कब मिले हैं? 9000 में कब मिले हैं? चावल मिले हैं। लेकिन 7000 की बात करें तो उसमें गेहूं मिले हैं। चावल और गेहूं मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो गेहूं मिले हैं मेहरगढ़ से और चावल मिले हैं लहुरा देव से। लेकिन कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य की बात किया जाए तो वो आपको लहुरा देव भी हो जाएगा और मेहरगढ़ भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सेशन काल रहा है मेरे प्यारे भाई, एक 9000 है ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी टू 7000 बीसी, है ना। अब इसके बीच में ही खोज हुआ कृषि का। तो कृषि का जो खोज हुआ सबसे पहले 9000 के बीच में इसका चावल का खोज हो गया। ठीक है, उसके बाद 7000 में गेहूं का खोज हुआ। लेकिन सबसे प्रमुख अनाज जो माना जाता है, सबसे प्रथम अनाज, उसको जौ को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे प्यारे भाई? जौ को माना जाता है ना। तो याद रखिएगा। आगे की बात किया जाए कि जब प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहवा, चावल भी जो मिला था कुलडीहवा प्रयागराज जिला में बेलन नदी के तट पर। अगर पहले पूछ ले कि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ मिला और कितने ईसा पूर्व में मिला, तो 9000 ईसा पूर्व में चावल मिला कुलडीहवा नामक स्थान से, जो यूपी के प्रयागराज में पड़ते हैं, है ना। कहाँ? कुलडीहवा, यूपी के प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर। कौन सा? बेलन नदी, है ना। बेलन नदी के तट पर यहाँ पे 6500 ईसा पूर्व में के चावल की भूसी प्राप्त हुआ है। भूसा तक खोज डाले, है ना। क्या है? भूसा तक खोज डाले के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब आदि विकल्प में लहुरा देव रहता है। ठीक है, तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, लहुरा देव। ठीक है, और विकल्प में ना होने की स्थिति में क्या मारना है आपको? मेहरगढ़ मारना है। साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य की बात किया जाए तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको देखना है कि लहुरा देव है तो लहुरा देव लगाना है ना। और अगर मेहरगढ़ की बात आ जाए, लहुरा देव ऑप्शन में ना हो तो मेहरगढ़ मारना। अगर दोनों आ जाए, लहुरा देव और मेहरगढ़, तो लहुरा देव मारना है। क्यों?
क्योंकि ये 9000 ईसा पूर्व में ही हो गया और ये 7000 ईसा पूर्व में गेहूं का साक्ष्य मिला। डन है, आगे निकलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें, देखिए यहाँ पे फिर आ गया ऑप्शन है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में हमने क्या बताया था कि अगर लहुरा देव हो तो लहुरा देव मारेंगे, नहीं तो मेहरगढ़ हो तो मेहरगढ़ मारेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे भाई, मेहरगढ़ हो गया, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, हड़प्पा, मुंडका, मेहरगढ़, कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। क्या है मेरे भाई, मेहरगढ़ से मिले हैं। पंद्रह नंबर तक देख लिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि अभ्युदय की प्रारंभिक प्रमाण मानी जाती है? मुंडीगाक, मेहरगढ़, दमदात, बालाकोट, अमरी। तो हमने बताया मेहरगढ़, अगर मेहरगढ़ नहीं होगा तो लहुरा देव होगा, लहुरा देव होगा। ठीक है, एक ही प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, देखिए ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कब का क्वेश्चन है? 2017 में ही पूछे गए हैं, है ना। तो ये सारी पूछे हुए सेशन है, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से पूछता है, कहाँ से सोच रखता है। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा और आगे आने वाले समय में आप गलती ना कीजिएगा। भारत में पशुओं के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात किया जाए तो वो आपको अंजीरा से नहीं मिला है। पशुपालन तो कहाँ बताए थे? राजस्थान के बगौर, क्या राजस्थान के बगौर जिले से पशुपालन तो बुर्जहोम में मिला है ना, राजस्थान के बगौर से, वहाँ तो साक्ष्य मिला था। तो अंजीरा से नहीं मिला है, दमसदात से नहीं मिला है, किले से भी नहीं मिला, मेहरगढ़ से भी नहीं मिला। मेहरगढ़ से तो चावल मिला, गेहूं और चावल मिला है। ठीक है, इनमें से उपयुक्त कोई नहीं होगा, ये वाली ऑप्शन सही होगा ना, डी। अगर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सा सही है? तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे, इस कहा गया आपको, इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हाँ हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, सही है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करें, तो ये दोनों सही है, यानी कि केवल एक नहीं है, केवल दो नहीं है, एक और दो दोनों सही है ना, एक और दो दोनों सही है। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की समृद्धि की बात करें तो वहाँ धान की खेती का प्राचीनतम मिला। ठीक है, वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव उत्तर प्रदेश में ही है, प्रयागराज संतनगर में। ठीक है, संतनगर में, प्रयागराज में तो वो है। ठीक है, अनेक उत्खनन स्थल से क्या है, प्राचीनतम कृषि अन्न कौची कौची मिले हैं? जौ और धान मिले हैं। ठीक है, महगड़ा एवं धान, महगड़ा एवं धान कहाँ से मिले हैं? कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं प्यारे भाई? कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से बोले? तो मेहरगढ़ से। अब आप खुद सोचिए कि जहाँ पे आदमी रहेगा वहीं पे कृषि उपजाएगा ना, वहीं पे सारा चीज़, अनाज जब तक खाएगा नहीं कैसे जीवन रह पाएगा? पहले तो जानवरों के मार के काट के खाते थे, कच्चा मांस के रूप में खाते थे। लेकिन अगर दिमागी से अगर क्वेश्चन बनाया जाए मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग दिमाग से भी इसका आंसर दे सकते हो। कैसे? क्योंकि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थाई जीवन मिला है, और कृषि कहाँ मिला है? तो लहुरा देव और मेहरगढ़ से मिला है। आदमी कहाँ रहेंगे? तो लहुरा देव मेहरगढ़ में ही रहेंगे। तो अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है ना।
निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण मिले हैं राजस्थान के बगौर। कहाँ? राजस्थान के बगौर से। कहाँ में पड़ता है मेरे प्यारे भाई? राजस्थान में पड़ता है ना। तो पशुपालन कहाँ मिला है मध्य पाषाण काल में? पशुपालन में भी कुत्ता पाला जाता था, है ना। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है मेरे भाई? तो कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। क्या हुआ? देखिए ना, उसको चार्ज लगाइए। अरे नेक्स्ट क्लास है, लगा दीजिए उसे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो वो ताम्र पाषाण काल के। हमने क्या बताया? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। इसलिए बोलते हैं नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, है ना। सबका निचोड़ डालते हैं हम। वो मेरा अपने, ये जो लिखा हुआ है ये मेरा अपने मेंटलिटी से लिखा हुआ है ना, इसका शॉर्ट्स नोट्स है, और इसको पीडीएफ में भी आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, ये क्वेश्चन क्या है? आहड़ सभ्यता। कौन सा सभ्यता मेरे भाई? आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? नहीं, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये भी सही है। ठीक है, नहीं, ये लोग चावल से परिचित क्या थे मेरे प्यारे भाई? ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। ये लोग चावल से परिचित थे। आहड़वासी जो थे सभ्यता में, वो चावल से परिचित थे। और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। जब तांबा गलाना जानते थे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाया जाता है ना। अब क्वेश्चन पे गौर कीजिए। कह रहा आहड़वासी सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? अगर आप जानते हैं कि हाँ जानते थे, तो सबसे पहले तो ऑप्शन सही हो गया। दूसरी बात बोल दिया कि धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। जब भाई तांबा गलाना जानते थे तो उसकी वस्तु भी बनाते होंगे, और उसकी वस्तु को सेलिंग भी करते होंगे, और एक अर्थव्यवस्था का रूप भी हुआ होगा वो। तो ये कथन भी सही है। तीसरा नंबर भी पॉइंट सही है। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। अब तुम बताओ, जहाँ तांबा गलाया जा रहा है वहाँ पे वस्तु बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे मृदभांड में चित्रकारी भी तो किया जा सकता है ना। तो ये तीनों कथन क्या है? सही है। यानी कि आपका कथन एक सही हो गया, तीसरा नंबर सही हो गया, और चौथा नंबर सही होगा। लेकिन दूसरा नंबर गलत है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे उस टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 किस में है? 1, 3, 4 इसमें ए में सही हो गया, है ना। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? ए में सही हो गया। आहड़वासी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें तो थोड़ा। आहड़वासी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता था। क्या है? आहड़वासी जो रहते थे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित रहते थे। एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। यहाँ आहड़वासी संस्कृति के मूलतः कृषक एवं पशुपालक रहते थे। क्या है? कृषक एवं पशुपालक, जहाँ पे गेहूँ, जौ और चावल से परिचित थे। क्या थे? आहड़वासी गेहूँ चावल से परिचित थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? गेहूँ चावल से परिचित नहीं थे। तो वो ऑप्शन क्या था? गलत था, क्योंकि उस समय चावल से परिचित थे लोग। ठीक है, आहड़वासी एक अन्य नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान था। ठीक है, आहड़वासी का दूसरा नाम क्या था मेरे प्यारे भाई? ताम्बवती, क्योंकि तांबा के सारा चीज़ बनाना गलाना जान रहे थे, वस्तु करना जान रहे थे, उसका अर्थव्यवस्था चल रहा था, तो ताम्बवती भी नाम रखा गया, तांबा का स्थान, जिसे सूचित होता है कि यह तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। ठीक है, धातु का काम आहड़वासियों को अर्थव्यवस्था था। ठीक है, काले रंग के मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुआ है जिनका सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या है मेरे प्यारे भाई? तो पूरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष जो मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं मेरे प्यारे भाई? मेहरगढ़ से मिले हैं, है ना।
बलूचिस्तान पाकिस्तान में पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सभी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से सबसे ज्यादा मिले हैं। नबदा टोली की खोज की बात करें तो एच.डी. संकालिया हमने बताया था। क्या बताया था? एच.डी. कौन? एच.डी. संकालिया। आपको देखिए नोट में भी बताए, हम कहीं बताए हैं नोट में एच.डी. संकालिया। हाँ देखिए, नबदा टोली की खोज कौन किया था? एच.डी. संकालिया किया था। नबदा टोली की उत्खनन कौन करवाया है खोज? तो एच.डी. संकालिया करवाया। नबदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका डेक्कन कॉलेज का जो उत्खनन का था लिए थे वो पूना के प्रोफेसर थे। कहाँ के थे प्यारे भाई? पूना के ये प्रोफेसर थे। कौन कॉलेज का? डेक्कन कॉलेज का। कौन कॉलेज? डेक्कन कॉलेज का थे। एच.डी. संकालिया इनका नाम था। यह स्थल महाद्वीप का सबसे बड़ा विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक स्थल था, जिसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया गया। 1500 से 1300 के मध्य में निर्धारित किया गया है। नबदा टोली किस राज्य में पड़ता है? अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे भाई? मध्य प्रदेश में पड़ता है। नबदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। बृहता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, तो सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं, बृहता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, हाँ मृतक के दफनाने के रूप में किया गया है। मंदिर के रूप में नहीं किया गया है, क्योंकि मंदिर का उस समय प्रचलन था ही नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। कौन सही है? बी सही है। बृहता पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। थोड़ा सा इसका डीपली देख ले तो नवपाषाणी युगीन दक्षिण भारत में शवों के विभिन्न प्रकार की समाधियां दफनाने की परंपरा में विद्यमान थी। ठीक है, समाधियों के जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित है वो बृहता पाषाण या मेगालिथ, क्या है मेरे प्यारे भाई? मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार के शिष्ट, समाधि, पीठ, सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर तमाम प्रकार के पाए गए हैं। राख की टीला की बात करें तो संगन कल्लू। कहाँ मेरे प्यारे भाई? संगन कल्लू। राख की टीला की बात करें तो संगन कल्लू से मिला है। ठीक है, कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है। बुधिहाल से और ब्रह्मगिरी से आगे बताएंगे। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू नाम का नवपाषाणी कालीन पुरास्थल है, जहाँ पे राख के टीले मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? कर्नाटक के मैसूरू में। कहाँ पे? ये कहाँ पड़ता है संगनकल्लू? कर्नाटक के मैसूर में पड़ता है। कर्नाटक मैसूर में पड़ता है ना, तो जगह भी याद रखिएगा आप लोग। ये उन भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना। हमने बताया था भीमबेटका जो किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे शैल चित्राओं के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं में शैल चित्र काफ़ी सर्वाधिक मात्रा में मिला। वहाँ पे भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से सर्वाधिक शैल चित्रों का प्रकाशन मिला है। ठीक है, बहुत सारा फिगर बनाया हुआ है। तो कहाँ? गुफाओं में शैल चित्र। क्या है मेरे प्यारे भाई? गुफाओं में शैल चित्र। मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में अब्दुल्लागंज के समीप। कहाँ? अब्दुल्लागंज के समीप भीमबेटका। देखिए यहाँ पे हमने बताया था भीमबेटका में, अब्दुल्लागंज के रायसेना में मध्य प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक शिलाश्रय मिला है, खोज बीसी बानकर ने किया है। ठीक है, विष्णुधर वही है कि अब्दुल्लागंज के समीप मिला है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन में विधि रंगों का पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, उन जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि का चित्र। जब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान हो चुकी थी, जिसमें 500 चित्र पाए गए। टोटल 700 चित्र वहाँ काउंटिंग किया गया, पहचान किया गया, जिसमें टोटल अभी 500 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, 500 चित्र का स्पष्ट
रेखांकन किया गया है कि 500 चित्र यहाँ पे ये है और वो है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो वो भीमबेटका है। क्या है? कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए एक ही क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। तो भीमबेटका कहाँ है? तो आपको अब्दुल्लागंज रायसेना में पड़ता है। कहाँ? एमपी। अब्दुल्लागंज रायसेना एमपी, है ना। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? कहाँ से मिला है? भीमबेटका से। कहाँ से मेरे प्यारे भाई? सर्वाधिक शिलाश्रय कहाँ मिला है? भीमबेटका से मिला है। लिखैया आदमगढ़ से ये सबसे नहीं मिला है, भीमबेटका से मिला है ना। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसने शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो कौन थे? वो बीएस बाणकंकर थे। विष्णुधर, जिनका नाम हम लिखे थे विष्णुधर, डॉक्टर विष्णुधर, है ना, डॉक्टर विष्णुधर बाणकंकर। ओके, तो वही है बीएस बाणकंकर। ये मध्य प्रदेश के रायसेना में भीमबेटका प्रागैतिहासिक में है और इन्होंने जो खोज किया वो 1975 ईस्वी में किया, नहीं 1957 में किया। ठीक है, कब किया? 1957 में बीएस बाणकंकर ने भीमबेटका शैल चित्राओं की खोज करवाया। ठीक है, ये पुरातत्व वैज्ञानिक थे। ये यूनेस्को में भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। अगर बात करें यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है किसका? भीमबेटका शिलाश्रय चित्रों का। कहाँ? यूनेस्को में शामिल किया गया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? अब बताओ, तुम ही बताओ। अब इतने सारे प्रश्न बनाए हमने, तो भीमबेटका को कौन खोजा था? विष्णु बाणकंकर। ठीक है, बीसी बाणकंकर। इसमें है डॉक्टर विष्णु, कहीं है? देखिए डॉक्टर विष्णु है ना, विष्णुधर बाणकंकर। गैरिक मृदभांड की बात करें तो हस्तिनापुर में मिला। कहाँ मिला मेरे प्यारे भाई? हस्तिनापुर में मिला है। गंगा यमुना द्वाब संस्कृति परंपरा संभवतः संस्कृति के साथ शुरू होता है। अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने गौरिक मृदभांड ओसीपी जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? ओसीपी कहा जाता है। मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल ने किया। कौन लाल किया? बी लाल। किन्होंने किया मेरे प्यारे भाई? बीबी लाल ने किया। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। क्या मेरे प्यारे भाई? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। गलत बता दिए क्या जी? ऑप्शन देखते हैं ना। नहीं, उत्तर से दक्षिण ही होना चाहिए। हाँ हाँ, उत्तर से दक्षिण ही। देखो आंसर सही है। क्या है? महाराष्ट्र के लोग जो वहाँ, क्या था क्वेश्चन? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो मृतकों को घर के फर्श के नीचे, सोचिए ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, कहाँ के? महाराष्ट्र में जो रहते थे, उन्होंने अपने घर के फर्श के नीचे दफनाते थे सबको। मर जाते थे तो फर्श के नीचे दफनाते थे। और उसका सिर किधर होता था? उत्तर से दक्षिण की ओर होता था, है ना। कैसे सुलाया जाता था? उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाता है, समझ सकते हैं आप। कहाँ पूछा गया था जी? कौन से एग्जाम में? यूपी पीसीएस में पूछा गया है। समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणी कालीन सांस्कृतिक जौरबे संस्कृति के निवास दैमाबाद, चंदौली, इनामगाम आदि प्रस्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के कारण साक्ष्य मिलता है। कब्र में मिट्टी की हांडियां, क्या क्या? कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। क्या आप जा रहे हैं तो अपना हांडी और आभूषण लेते जाइए, गहना गुड़िया, है ना। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो वो बुर्ज होम से मिला है। कहाँ मिला है मेरे प्यारे भाई? वो बुर्ज होम से मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते का दफनाया गया है? तो बुर्ज होम से। कहाँ? बुर्ज होम में। एक ही क्वेश्चन यूपी लोअर सब डिविजनल में पूछा गया है।
उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। गर्तावास की बात करें, वो भी बुर्जहोम से मिला है। गर्तावास बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना। ऐतिहासिक युग की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। बुर्जहोम की बात करें तो यहाँ गणेशवर, चंद्रकेतु, टेराकोटा का कला, ताम्र कलाकृतियाँ, सब कलाकृतियाँ है ना। ऐतिहासिक स्थान 2 और 3, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और चंद्रकेतु टेराकोटा कला से प्रसिद्ध है, ठीक है। गणेशवर ताम्रपाषाणिक कलाकृतियाँ से। लेकिन बुर्जहोम जो है मेरे प्यारे भाई, ये शैलकृति देव मंदिर से नहीं है। बुर्जहोम गर्तावास से प्रसिद्ध है। क्या है? गर्तावास से प्रसिद्ध है ना। बुर्जहोम क्या है? गर्तावास से, प्लस में मानव के साथ कुत्ते के शव मिले हैं, कुत्ते के कंकाल मिले हैं मानव के साथ, यानी कि जो मानव मर जाता था उसके साथ कुत्ता को दफनाया जाता था। तो आपको ये वाली गलत हो गया। और आपको चंद्रकेतुगढ़ जो है टेराकोटा का कला से प्रसिद्ध है। गणेशवर जो है ताम्र कलाकृतियां से प्रसिद्ध है, ठीक है। एक बार इसका शॉर्ट नोट देख लेते हैं। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पूरा स्थल है। बुर्जहोम क्या है? नवपाषाणिक, पूरा पाषाण मध्य पाषाण नहीं है, ये नवपाषाण है ना। ये जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है अभी फिलहाल के लिए। इस पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा, कौन? डी टेरा किए थे, डी टेरा है ना, एवं पीटरसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इस पूरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ से पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पूरा स्थल है। विद्याधरी नदी के तट पे, कौन सा नदी? विद्याधरी नदी के तट पर यह स्थित है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषताएं प्रदर्शित की गई है। जहां गणेशवर की बात करें जो राजस्थान प्रांत में पड़ता है, ठीक है, यह ताम्रपाषाणिक पुरास्थल में से एक है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान के विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र, कौन? रतन चंद्र अग्रवाल ने इस पुरास्थल की दोहरी पेंचदार सिरों वाली ताम्र वनाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड की प्राप्त की गई, ठीक है। क्या क्या? मछली के कांटा, मृदभांड, बानगरत, सिरों वाली, पेंचदार, दोहरी पेंचदार वाली ताम्र बानगर, मतलब दोहरी पेंच वाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। टाइम कितना हुआ जी? 38। ओके ओके, नेक्स्ट बैच लगाइए, नेक्स्ट बैच। विंध्य क्षेत्र की शिलाश्रय की बात करें तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं मेरे प्यारे भाई? लेखैया से मिले हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। टोटल कितना मिले हैं? इसमें टोटल 21 मिले हैं। कितने मिले हैं प्यारे भाई? टोटल विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मुरहाना पहाड़ से तो नहीं मिला है, और घगरिया से नहीं मिला है, और बघी खोर से नहीं मिला, लेखैया से मिला है। कितना मिला है? सॉरी, टोटल 27 मिला है। कितना मिला है प्यारे भाई? 27 सब मिला है यहाँ, सबसे ज़्यादा मानव का कंकाल। जो डॉक्टर JN पांडे के पुरातत्व सर्वेक्षण में विमर्श अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया में शिलाश्रय से 1 से मध्यपाषाणिक, लघुपाषाण और 17 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। जिनमें से कुछ सुरक्षित हाल में था और अधिकांश छत बिछत प्राप्त हुए हैं। लेकिन टोटल की बात करें, सर जॉन लुकास की बात करें अनुसार तो लेखैया में कुल कितने? 27। देखिए 27 है ना टोटल कंकाल की अस्थियाँ मिली है। टोटल कितने मिले हैं? 27 की कंकाल मिले हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें, निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में किस संगणक कार्यालय में अवस्थित है? ठीक है, तो ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण होते हैं वो क्या है? संस्कृति मंत्रालय में आते हैं, संस्कृति मंत्रालय में आते हैं। भारत सरकार का सब मंत्रालय होता है, ठीक है, उसमें कौन सा मंत्रालय में? संस्कृति मंत्रालय में आता है। कोई है? पर्यटन मंत्रालय में नहीं आएंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी में नहीं आएंगे, मानव विकास में नहीं आएंगे, संस्कृति मंत्रालय में आएंगे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? बस्तर में नहीं है, भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी के दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो भोपाल में है। कहाँ है? अभी हमने बताया, भोपाल में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आगे की सेशन में कल हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई? कल की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता। ये पढ़ने वाले हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। उसका कल लाइन बाय लाइन नोट भी देख लेंगे और उससे पहले एक शॉर्ट नोट भी आप लोग को देंगे ताकि उससे बेहतर आप लोग को समझ में आ जाए। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखा आपने, लगभग क्वेश्चन इसी में था कि सबसे पहले जाओ, उसके बाद प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव मेहरगढ़ से, नापाषाण काल में कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला? मेहरगढ़ से। अस्थाई जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से। राजस्थान में बगौर पशुपालन मिला वहाँ पे। ठीक है, चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। हस्तिनापुर में गरीक मृदभांड मिला। नवदा टोली की खोज HD संकालिया किया। ठीक है, संगन कल्लू में राग का टीला मिला। भीमबेटका में अब्दुल्ला गणराज सेना में सर्वाधिक शिलाश्रय मिला। ठीक है, खोज कौन किए थे इनका? डॉक्टर विष्णुधर किए थे। बुरझोम में मानव के साथ कुत्ते कंकाल मिले। गर्तावास भी मिले हैं। ठीक है, और पुरातत्व सर्वेक्षण का बिंद में क्षेत्र के शिलाश्रय की बात करें तो वो भीमबेटका मिले हैं। कहाँ मिले हैं प्यारे भाई? भीमबेटका कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है ना। मानव कंकाल लेखैया से कितना मिले हैं? 27 सब मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय में आता है? तो संस्कृति मंत्रालय में आता है ना। इसको जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है ना। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो वो कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ है मेरे प्यारे भाई? भोपाल में है। और एक और जीके के स्रोत बता दें तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। MIC गैस का रिसाव, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस का रिसाव हुआ था, त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा भोपाल से और रिलेटेड। तो आज की सेशन कैसा लगा आप लोग को? आप लोग एक प्यारा सा कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि हाँ अच्छा लगा, और आपकी कमेंट और आपकी व्यूज, आपकी प्रतिक्रिया हमें अच्छा लगता है। आप निगेटिव दें, पॉजिटिव दें, हमें उससे कहीं ना कहीं सीख मिलता है। और आप जैसा प्रतिक्रिया दीजिएगा हम उस हिसाब से अपने ओर समझते हैं और अपने दिल पे ले करके आगे की जो भी क्लास मिलेगा आप लोग को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगाते रहो भाई। कुछ नहीं होने वाला है अगर आपके पास पढ़ाई का ज्ञान नहीं है, आप शिक्षित नहीं हो तो समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। और दूसरी बात, आपके जीवन बहुत सीमित है। फिर शिक्षा के बिना जीवन सीमित है, इसलिए शिक्षा लेना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो आप किसी हालात में लीजिए, किसी भी टीचर से लीजिए, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।